कुछ तो। हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? चलो, क्या हाल चाल है भाई सबके? सब ठीक ठाक? अरे बच्चा, सब ठीक ठाक हो ना? चलो भाई, जल्दी बताओ। तो आज है। अभी अभी भेजा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। अरे भाई, क्या हाल चाल सबकी? सब ठीक ठाक। आज तो आँख ही नहीं खुली। आँख ही नहीं खुली अभी उठ के। बस अभी 10 मिनट पहले आँख खुली। तुरंत इधर आया हूँ क्लास लेने के लिए। हाँ हाँ हाँ। आज तो यार बड़ा मतलब गड़बड़ हो गई। आँख नहीं खुली, बताओ। हम्म, कल की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है क्या? पॉपुलेशन वाली? हाँ। तो कल वाली लगाओ ना एक बार, कल वाली पीडीएफ लगाओ दोनों। बच्चा, बस 1 मिनट रुको। अपन शुरू कर रहे हैं, बस 1 मिनट में ना। स्टार्ट ही कर रहे हैं, बस सिर्फ 1 मिनट का आप मुझे टाइम दो। आज जनगणना पढ़ाना है ना तुम्हें? यस। जनगणना पढ़ाना है तुम्हें आज। जनगणना पढ़ाना है आज। लग गया? ये लगाओ, जो भेज रहा हूँ। जनगणना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्वेश्चंस आएंगे आज से मेरे दोस्त। अरे ये कल का थोड़ी है। अच्छा अरे, अच्छा ये नहीं यार। अरे नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं। अभी जो मैंने भेजा है वो लगाओ बोर्ड पर। हम्म। एक और है ऐसी, भेजो। इसके नोट्स आज अपलोड तो नहीं होंगे। कल आपके अपलोड होंगे। वैसे 169 पेज मैंने दे रखे हैं। नहीं, उसके बाद वही है। इसके नोट कल अपलोड होंगे, आज नहीं। एक। छींक पे छींक आ रही है।
सुबह सुबह मुंह धोते हैं ना, ठंडे में आ जाता है। अरे बेटा, सुन रहे? ओ बच्चे, अरे उसको बोल, लड़के, निसार को बोल। चलो बच्चा, अब देखो आप, ध्यान दो, किस प्रकार से आप इसको देखोगे। तो अब शुरू करते हैं, जनगणना को कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। कल आधा घंटा लगेगा, आज 40 मिनट 50 मिनट लगेंगे, ठीक है। आ, इससे अगली पीडीएफ को लगा दो, इससे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट लगा दो, बस हो गया फिर काम। तो आप सबसे पहले समझो कि क्या क्या जानकारी है। पहली जानकारी है जनगणना 2011 को लेकर के, कि सर सबसे पहले तो ये आता है कि 1824 में जेम्स प्रिंसिप के समय इलाहाबाद, 1824 में कब की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं? 1824 किसकी बात कर रहे हैं? इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। 1824 में कहाँ पर? 1824 में इलाहाबाद, जेम्स प्रिंसिप के समय इलाहाबाद में। और दूसरी बात करता है, तो दूसरी बात करता है तो 1827 28 में बनारस में जनगणना करवाई गई। 1827 28 में कहाँ जनगणना हुई? बनारस के अंदर। तो सबसे पहले जनगणना को देखोगे तो ब्रिटिश काल में पहली पहली जनगणना इलाहाबाद में होती है, 1824 जेम्स प्रिंसेप के समय होती है, सबसे पहली बात। लेकिन ये जनगणना पूरी ना हो उसकी, तो पूर्ण जनगणना कहाँ पर हुई? तो सर पहली बार पूरी जनगणना हुई, और ये हुई ढाका के अंदर हुई। ढाका आप सभी जानते हैं, वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर, वर्तमान में कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में। तो पहली जो जनगणना हुई, वो जनगणना हुई पहली बार किस में? ढाका के अंदर हुई। सर जो मैं, बातें हैं ये सारी, तमाम बातें जो है ब्रिटिश काल के समय की हो रही है। तो भारतीय शहर जिसमें जनगणना पूरी हो सकी, वह भारतीय शहर कौन सा था? तो 1830 में हेनरी वोल्टर के द्वारा ढाका में पहली पूर्ण जनगणना आयोजित करवाई, प्रथम पूर्ण जनगणना। और ये कहाँ पर करवाई गई? ढाका के अंदर करवाई गई, ढाका के अंदर, ठीक है। तो पहली जनगणना का इतिहास जो आया, वो कहाँ पर आया? इलाहाबाद के अंदर आया सबसे पहला। इलाहाबाद के बाद कहाँ पर होती है? बनारस में होती है। दूसरा बनारस में आया, बनारस में आया दूसरा। और तीसरा जो आया वो आपका कहाँ पर आता है? ढाका के अंदर। और ढाका के अंदर आता है 1830 हेनरी वोल्टर ने, ठीक है, हेनरी वोल्टर ने। अब सुनो आप, आधुनिक काल में जो पूरे देश भर में जनगणना हुई, वो आधुनिक समय में, आधुनिक काल में भारत की जनगणना पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय आयोजित की गई। पहली बार किसके समय आयोजित की गई? लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय आयोजित की गई। लॉर्ड मेयो के समय आयोजित की गई, लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो के समय। इस समय गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड मेयो थे, और इनके समय पहली बार 1872 में हुई। अब जनगणना ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आ रहे हैं पहली बार फिर जनगणना हो रही ना, ऐसे थोड़ी ना है यार।
अंग्रेजों से पहले भी जनगणना हुआ करती थी, जिसके बारे में जानकारी हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें जानकारी मिलती है। गवर्नर जनरल रिपन के समय, रिपन की जब बात करता है, रिपन आते हैं इस समय, और रिपन की बात करता है तो रिपन के समय भारत की पहली पूर्ण जनगणना हुई 1881 में की गई, जिसे ही प्रथम सरकारी जनगणना या विधिवत जनगणना के रूप में जाना जाता है। इस समय जनगणना आयुक्त डब्ल्यू सी प्लाउडेन थे। देखो, पहली बार मेयो के काल में 1872 में पूरे देश में जनगणना हुई। इसमें ब्रिटिश प्रांत शामिल नहीं, इसमें केवल और केवल इसमें भारतीय जो ब्रिटिश प्रांत थे वे ही इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। अब इसमें 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो आते हैं। फिर 72 के बाद, लेकिन 72 की जनगणना पूरे देश भर में पूरी ना हो उसकी, फिर आता है 1881। बोलो यार अपने कितनी कोशिश कर रहे हैं, बताओ, पहले शहर गिन रहे हैं, शहर की जनगणना पूरी नहीं हो पा रही है, वो नहीं गिन पा रहे अपने। फिर दूसरा बोले हम ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ये कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं जनगणना, ये भी नहीं हो पा रही है। अब बोले 81 में अब जो है रिपन है, रिपन आप करवाओ जनगणना। बोले करवा देंगे, कोई दिक्कत, कौन बड़ी बात। गिन दिया सारा देश को, पूरे देश में कितनी जनगणना है। इसी को कह दिया विधिवत जनगणना, इसे ही कह दिया विधिवत, इसे कह दिया प्रथम सरकारी जनगणना जो पूर्ण हो सकी थी। समझे कि नहीं समझे। तो रिपन के समय 1881 के अंदर पहली, लेकिन ये 9 वर्ष में नहीं हुई, ये 10 वर्ष में नहीं हुई, ये 9 वर्ष में हो पाई। भाई 9 वर्ष में हुई ना, 1872 से 1881। अब 10 वर्ष के अंतराल पर प्रथम जनगणना 1891 लॉर्ड डफरिन के समय आयोजित की गई। डफरिन आ गए अब की बार प्रथम जनगणना 1881 में आयोजित की गई। 1881 में पूर्ण जनगणना हुई और 1891 में पहली लॉर्ड डफरिन के समय, ये 10 वर्ष के अंतराल पर पहली बार हुई। ये 10 वर्ष के अंतराल पर हुई, 10 वर्ष के अंतराल पर हुई, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि 10 वर्षीय या आधुनिक जो 10 वर्ष अंतराल पर जनगणना का कार्य है, ये दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने शुरू किया तो आधुनिक 10 वर्ष अंतराल पर जनगणना 1790 में अमेरिका में शुरू हुई थी। 1790 में अमेरिका में शुरू हुई थी पहली बार, ठीक है ना। 20वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना 1901 और 21वीं शताब्दी की प्रथम जनगणना 2001 में आयोजित की गई थी, ये में संपन्न की गई। देखो, 1872 लॉर्ड मेयो, 1891 लॉर्ड डफरिन, 1881 लॉर्ड डफरिन, है ना, नहीं रिपन, 1881 में रिपन, और 1891 में लॉर्ड डफरिन, डफरिन आ गए, ठीक है ना। डफरिन के बाद में आप आगे चलोगे नेक्स्ट, तो डफरिन के आगे चलोगे तो अब 91 के बाद में 1901 आ गया, फिर 1891 में, फिर 1901 जब आया तो 1901 के अंदर जब आप आए तो 1901 पहली 20वीं जनगणना 20वीं शताब्दी की थी, लेकिन 21वीं शताब्दी में पहली कौन है, 2001 की है। अब देखो 1901 में जनगणना हो गई, 1911 में हुई, 1911 में जनगणना हो गई, ठीक है, फिर 1921 में हुई। अब ये जो जनगणना हुई ना 1911 से 21, ये जो हुई 1911 से 21, ये 1911 से 21 में आंकड़े बड़े डरावने आ गए, बहुत भयावह आंकड़े आए। और ये डरावने आंकड़े क्या थे, तो ये डरावने आंकड़े ये थे, इस चीज के थे कि इसमें क्या हुआ था, कि 11 से 21 के दौरान जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई। देखो, जनसंख्या बढ़ी नहीं, जनसंख्या घटी, ऋणात्मक वृद्धि हुई, है ना, ऋणात्मक वृद्धि हुई, ठीक है ना, ऋणात्मक वृद्धि हुई जनगणना में, ऋणात्मक वृद्धि हुई, ठीक है ना, जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि हुई, ठीक है ना, जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि हुई, जिसमें अंतराल जो है, जिसमें जनसंख्या 0.31% घटी, जिसका कारण था प्लेग महामारी, सूखा और अकाल। बात समझो आप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 के अंदर, 18 में खत्म हुआ। भारतीय जो लोग लड़ने के लिए गए थे, वहां बाहर गए थे यूरोप में लड़ने के लिए, वो लोग भाई साहब आए ना तो वो वहां से प्लेग ले आए साथ, वहां से प्लेग साथ ले आए, और प्लेग जैसे अभी कोरोना फैला ऐसे प्लेग फैल गया। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे उस समय पर, ठीक है ना। अब आप समझो कि थोड़ी सी जनसंख्या थी, आज तो 121 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़। अब आप समझो कि 1911 में जनसंख्या, 1918 में जनसंख्या कितनी कम थी, इतनी थोड़ी जनसंख्या में 1 करोड़ लोगों का मारा जाना, आप समझ रहे हो कितनी भयावह तबाही मची होगी। आप समझो देश भर के अंदर प्लेग जैसी बीमारी के अंदर। 1911 से 21 के दशक तक जनसंख्या बढ़ रही थी। देखो 11 21 तक जनसंख्या बढ़ती हुई दिख रही है हमें, ट्रेंड दिख रहा है, बढ़ रही है,
लेकिन 21 में के बाद भी जनसंख्या निरंतर बढ़ी। अच्छा, 21 तक भी जनसंख्या बढ़ी, 21 के बाद भी जनसंख्या में कभी भी कमी नहीं आई, लगातार बढ़ी, पहले बढ़ी बाद में बढ़ी, लेकिन 21 का दशक था जिसमें जनसंख्या घटी रही है। अतः 1911 से 21 के दशक को महान विभाजक दशक और 21 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि यही केवल एक ऐसा दशक था 1911 से 21, जब पूरे डिकेड की बात करता है, दशक की बात करता है ना, तो वो दशक की जब बात करता है तो इसका मतलब 11 से 21, और खाली वर्ष की बात करता है तो 1921। महान विभाजक दशक कौन सा है? 1911 से 21। महान विभाजक दशक वर्ष कौन सा है? 1921 है। 11 से 21 और 21, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जनगणना 1951 में हुई। स्वतंत्रता के प्रथम बाद पहली कब हुई? 1951 में, है ना। और हम्म, हम्म, ये 1951 में हुई। 1971 के वर्ष को महान विस्फोटक वर्ष कहा जाता है, जो कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला वर्ष है। आप इस बात को समझो कि 1971 में जो जनसंख्या थी वो सबसे ज्यादा बढ़ी। इसका कारण है, मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। देखो, ये ध्यान रखना, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा होने का पीछे कारण है। जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई, विस्फोट, 24.80 वृद्धि दर है, 24.80%, ये ग्रोथ रेट है। आप समझ रहे हो, ये हाईएस्ट भारतीय जनसंख्या के इतिहास में ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला वर्ष है, सबसे अधिक वृद्धि वाला वर्ष है, सबसे ज्यादा इसकी जो है वृद्धि आपकी देखने को मिलती है। ठीक है ना, सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है ना। अरे मैं सब हटा दूंगा, ये सारे हटा दूंगा अभी, रेड वेड सब कोई हाईलाइट नहीं रहेगा अभी। ठीक है ना। तो 24.80 ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी आपको। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, देखो पहले क्या होता था, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, आप अपने बाबा से, माँ से, किन्हीं से पूछ के देखना। ठीक है ना। और उनसे पूछोगे तो पहले देखो, पहले बच्चे होते थे 5, 6, 4 से, चार मतलब 2 बच्चे हैं ना, उसको तो मानते थे तो आदमी बकवास, बेकार आदमी है, तो आदमी खत्म, 4 बच्चे हैं बस, कुछ नहीं है इसके पास तो। 3-4 बच्चों को बहुत बड़ा नहीं माना जाता। हाँ, बच्चे ज्यादा किसके हैं? 25 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, लेकिन 6 बच्चे 5 बच्चे होना बिल्कुल आम बात थी। जैसे अभी के चलन में बिहार में 3 बच्चे आम बात है। हमारे जो इलाका है, हमारा जो इलाका, मेरा खुद का इलाका जिसमें मैं रहता हूँ, उधर 2 बच्चा एक आम बात है। अब धीरे धीरे 1 बच्चा होने लगा है सबको, है ना। तो फिर पता है क्या होगा, कि उसमें क्या होता था, हाँ 8-10, अरे आपने लालू जी के ही 10 बच्चे हैं, अरे उन्हीं के 9 बच्चे हैं, 10 बच्चे करीब करीब, आप समझो मुख्यमंत्री हैं वो तो बिहार के, लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय पढ़े लिखे व्यक्ति। आप ऐसा थोड़ी ना है कि कोई पढ़े लिखे नहीं, लालू जी कोई अनपढ़ आदमी है, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे आदमी। फिर बताओ उनके 9-10 बच्चे थे। तो बात ये है ना कि ये जो है ना जनसंख्या वृद्धि का कारण था, क्योंकि पहले जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, जन्म भी खूब और मृत्यु भी खूब हुई। तो अब क्या होता था ना कि मरते ज्यादा थे, तो ज्यादा मरते थे ना लोग, तो लोग क्या करते थे, पैदा भी ज्यादा करते थे। 10 पैदा कर लेते हैं, 5 भी मर जाएंगे तो 5 तो बचेंगे, 6 मर जाएंगे तो भी 4 बचेंगे, 8 मर जाएंगे तो भी 2 बचेंगे, अरे एक तो बचेगा कम से कम 10 में से। ऐसे कर करके बच्चे पैदा करते थे। तो अब जनसंख्या इधर स्वतंत्रता मिल गई 47। स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात क्या होगा, कि लगभग लगभग धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटी का विस्तार होगा, और तमाम जो चीजें होंगी, तो उसके साथ में जन्म दर घट जाएगी। लेकिन लोग बाग भूल जाएंगे कि अब मरते कम है, लेकिन वो तो अपने लगातार बराबर वही सिस्टम अपना पूरा, दे बच्चे दे बच्चे दे बच्चे, ला भाई बच्चे पैदा, रेट, मरने की तो दर घट गई लेकिन जन्म देने की दर नहीं घटी। तब 1971 में पता चला कि ये तो कांड हो गया,
24.80% की ग्रोथ रेट से है। 100 आदमी थे, बढ़ करके 4 साल में डबल पॉपुलेशन कर देंगे। दे दनादन दे दनादन, ऐसे चलते रहे तो। तब बाबूजी इनको रोका गया। 76 में आई जनसंख्या नीति। इंदिरा गांधी बोले जागो, क्या कर रहे हो, है ना, इनको लाउड टीवी ला के दो, ये मनोरंजन करेंगे, है ना। तब सच में सुझाव दिया गया उनको कि आप मनोरंजन की सुविधाओं का विकास करो, विस्तार करो, तब ये डटेंगे। जब आप समझो, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इनको फिर 71 की जनसंख्या में नीति के अंदर इनको समझाया गया कि भाई साहब, मरते कम है, अब मत करो ज्यादा बच्चे पैदा। तब इनको लगा कि हाँ, अब थोड़ा सा कम करना चाहिए। तब उसके बाद में लगातार प्रतिवर्ष जनसंख्या दर घटती जा रही। ठीक है ना। तो अब की बार 17.5 आती है, अब हो सकता है और भी कम आपकी आ जाएगी, है कि नहीं। जनगणना से 1% तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ जाते हैं कई बार, है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। कम जनसंख्या का साउथ इंडिया को दिक्कत हो रही है। अपने है ना नॉर्थ इंडिया में खूब अपने लगा रखे लाइनें। चिंता मत करो। अब आओ 15वीं जनगणना। 15वीं जनगणना में जनगणना आयुक्त है सी चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली। ठीक है। 15वीं जनगणना, ये 2011 की जनगणना है। ये आरंभ से 15वीं और स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं। आरंभ से 15वीं है और स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी है? 7वीं जनगणना है। अगर आपसे पूछे कि जनगणना की शुरुआत अप्रैल 2010 अप्रैल 2010 में शुरुआत हुई, और जो हमारी जो पहली राष्ट्रपति, जो पहला व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति होता है देश का नागरिक, प्रथम नागरिक होता है, उनके फॉर्म के भरने से शुरुआत की गई। ठीक है। तो देखो, जनगणना की शुरुआत जनगणना की शुरुआत अप्रैल 2010 में भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा जनगणना फॉर्म भरने के साथ में हुई। 2011 की जनगणना का संचालन 16 अनुसूचित भाषाओं में किया गया, जबकि 21 21 यानी कि दो, अब जो 26 में होगी, उसका संचालन, ये आयोजन, ये 22 में से 18 भाषाओं में किया जाएगा। सुनो, कितनी भाषाएं काम में ली गई? 16 भाषा। कितनी भाषाएं? 16 भाषाओं के अंदर इसका जो फॉर्म भरा जाता है ना, उसमें 16 भाषाओं के फॉर्म बने और उसमें भरा गया। 21 वाली जनगणना जो कि अब 26 में होगी, है ना, इसमें लिख दिया है मैंने 21, कभी मान लो आप बीपीएससी ने तो 21वीं जनगणना करवा दी, आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है ना, ठीक है ना। क्यों भाई, क्यों सुकेश, ऐसा क्यों है? अब पढ़ो यार, तुम लोग, पढ़ा रहा हूँ, सारी बातें बताने लग रहा हूँ। ठीक है ना। 2021 जो कि अब 26 में होगी, इसका संचालन 22 में से 18 भाषाओं में किया जाएगा। ठीक है ना। चलो, इसके बाद चलो आप, ठीक है ना, इसके बाद चलोगे तो इसके बाद में इसका जो ध्येय वाक्य था, वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ध्येय वाक्य है। और शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। और ध्यान रखना, 1931 में बेटा जो जनगणना हुई थी, उसमें सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को प्रकाशित किया गया था। 31 में जाति धर्म के आधार पर जनगणना हुई थी 1931 की। ध्यान रखना इसमें कि 1931 में जनगणना जो है ना, वो सामाजिक आर्थिक जनगणना थी। ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक मतलब क्या हो गया कि धर्म जाति इनके आंकड़े प्रकाशित किए गए, लेकिन लेकिन 1931 के बाद फिर कभी दोबारा जनगणना में धर्म और जाति के आंकड़े नहीं आए। अब जो जनगणना होगी 2011 की हुई, 31 के बाद में, उस 31 के बाद में 11 की जनगणना में, मतलब लगभग 70-80 साल के बाद में पहली बार जो है जनगणना के आंकड़े जब जारी किए गए, तो उसमें धार्मिक आंकड़ों को शामिल किया गया। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, इनको फिर लिखा गया कि हाँ भाई, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं। तो ये ध्यान रखना कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित वर्ष 1921 के बाद पहली बार 2011 में आयोजित की गई, है ना। तो ये 2011 में हुई, 31 के बाद में। अब सुनो, 51 की जनगणना में केवल 14 प्रश्न पूछे गए। 14 प्रश्न पूछे गए, वहीं 2011 में 29 प्रश्न पूछे गए।
51 में आता है जनगणना वाला, तो वो फॉर्म भरता है एक, उसमें बोलता है हाँ भाई कितने आदमी, 5, मोबाइल 3, गैस सिलेंडर है हाँ, इंटरनेट है हाँ, राशन लेते हो हाँ, लैट्रिन बाथरूम है हाँ, किचन है ना, कहाँ बनाते हो, सड़क पर। ऐसे नहीं पूछता है सवाल। तो ये सारी जो प्रश्न पूछता है, तो 51 में तो केवल 14 ही प्रश्न पूछे गए, चीजें भी कम थी, सुविधाएं कम थी, तो कम प्रश्न हो गए। लेकिन जब ज्यादा सुविधाएं होंगी अधिक, तो उसमें प्रश्न भी ज्यादा होंगे, है ना। फिर देखो 2011 की जनगणना संचालन 35 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के 640 जिलों और 7935 नगरों और 6.41 लाख गाँव में किया गया था। इतने में संचालन हुआ इसका, ठीक है ना। फिर उस दूसरी बात करते हैं, 2011 में असम के अगांत क्षेत्र में जनगणना नहीं की जा सकी, जिसके लिए 81 के आंकड़ों को अंतर्वेशन करके संशोधित करके ग्रहण किया गया। 81 के आंकड़ों में ही संशोधन कर लिया भाई, 81 में इतनी थी, ये ग्रोथ रेट थी, इसके हिसाब से इतना इतना होना चाहिए, अंतर्वेशित कर दिया गया, अंतर्वेशित करके 81 के आंकड़ों को ही शामिल कर लिया गया, नहीं हो पाई यहाँ पर जनगणना पूरी। 2011 में पहली बार किन्नरों को एक अलग वर्ग में रखा गया, पहले किन्नर को, जबकि इससे पहले इन्हें पुरुष या महिला वर्ग में रखा जाता था। किन्नर का तो पुरुष में रखते थे या महिला में रखते थे, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई, अन्य श्रेणी बनाई गई। सेक्स वर्करों को भिखारी की श्रेणी में ना रखकर एक अलग से वर्ग में रखा गया। जो सेक्स वर्कर हैं उनको पहले भिखारी की श्रेणी में रखा जाता था, ठीक है ना। और वो जो है, फिर उनको अलग से एक कैटेगरी बना के उसमें रखा गया, भिखारी की श्रेणी में उनको नहीं रखा गया, ठीक है। अगले पर आते हैं, नेक्स्ट। अगला देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका कि जनगणना 2011 में अभियान का पहला चरण से सितंबर 2010, अप्रैल से सितंबर 2010। दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 के मध्य संपन्न हुआ, तथा महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा इसके अंतरिम आंकड़े प्रोविजनल डेटा 31 मार्च 2011 को जारी किए गए, ठीक है ना। ये जारी किए गए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जो फाइनल डेटा थे 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। वहीं मणिपुर के आंकड़ों को शामिल करने के पश्चात 7 जनवरी 14 को संशोधित और वास्तविक आंकड़े जारी किए गए। अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 13, और प्राथमिक आंकड़े या फिर प्रोविजनल डेटा या आपके अंतरिम आंकड़े ये 31 मार्च 2011 को जारी किए गए, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या, है ना, जनगणना के अनुसार 100 121 करोड़ 8 लाख 54 हजार 977 रही, जो अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया, बांग्लादेश की कुल जनसंख्या के बराबर है, विच इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया, बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन ना। तो 121.08 करोड़, आप ऐसे याद कर लो, 121.08 करोड़ याद कर लो, 121.08 करोड़, 121.08 करोड़, 121.08 करोड़, 121.08 करोड़, 121.08 करोड़। अब देखो कुल जनसंख्या में से पुरुष आबादी 62.32 लाख, पुरुष 62 लाख है, नहीं 62 करोड़, 62 करोड़ 32 लाख, और महिला 58 करोड़ 75 लाख। भाई साहब ये बड़ा गड़बड़ डेटा है, ये बहुत गड़बड़ डेटा है, यहाँ पर मामला सेट नहीं हो रहा है। अब समझो एक बार, पुरुष कितने हैं, 62 लाख, सॉरी 62 करोड़, महिलाएं कितनी है, 58 करोड़, 3.5 करोड़ के आसपास का इसमें रोला है भाई सब यहाँ पर। सर का आवाज कम क्यों आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में, नहीं आएगा, इतना ही बोलूंगा मैं तो गला फाड़ लूं 10 घंटा क्लास दिन भर। मतलब सबसे अच्छा माइक है ये सबसे महंगा माइक आता है जिस माइक में पढ़ा रहा हूँ। फोन में गड़बड़ है तुम्हारे में, उसको सही करो। बाकी सब बच्चों को सही आवाज आ रही, तुम्हें अकेले को कम आ रही, कान में गड़बड़ होगी, डॉक्टर को चेक कराओ। थैंक यू भाई कुंदन।
ठीक है आवाज। आप सैड क्यों सैड होऊंगा मैं? मेरे कौन सी मतलब बहुभाग्य, ये बताओ कि मैं सैड होकर बैठ जाऊंगा? ये बताओ तुम। हद की बात कर रहे हो यार तुम लोग। इधर देखो आगे। हाँ मुंह में डालू माइक को इसको ना। फिर देखो, पुरुष आबादी की जनसंख्या जो बढ़ी वो 17%। मतलब पुरुषों की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो 17% हुई। महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि 18%। महिला जनसंख्या वृद्धि, महिला जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 18%। ठीक है ना, 18%। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से? यूपी सर्वाधिक वाला है। यूपी। भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या की संख्या भी आप देखोगे तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी कहां पर है? यूपी के अंदर है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी भारत के अंदर मिलेगी देखने को, ठीक है ना। यूपी में देखने को मिलेगी। अब यूपी की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.5% है। यूपी में लोगों की जनसंख्या 19.98 करोड़, जो कुल जनसंख्या का 16.5 है। हाँ लगभग 20 है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है? यूपी ही। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, है ना। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम, है ना। तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम। सिक्किम कुल आबादी केवल और यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला है। न्यूनतम जनसंख्या में सिक्किम आएगा। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार सबसे अधिक आ गई। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार सबसे अधिक है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार सर्वाधिक आ गई। और अब जो है सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। सिक्किम में केवल आबादी कितनी है? 6.60 लाख है। 6.10 लाख है। भारत में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है? सिक्किम ही है। भाई शहरी जनसंख्या भी थोड़ी सी है और ग्रामीण जनसंख्या भी थोड़ी सी की है। 6.10 लाख है, 6 लाख ही लोग हैं सिक्किम में। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, जो कि महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का ठाणे भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम, सबसे अधिक जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला ठाणे। ठीक है ना। मैक्सिमम पॉपुलेशन के अलावा मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? यूपी है। सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है ना। फिर देखो आप अगला नेक्स्ट, सब पॉपुलेशन ग्रोथ को देखो आप एक बार। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित समय अंतराल के दौरान जनसंख्या में होने वाला बदलाव। जैसे एक निश्चित समय अंतराल है, जैसे 11 से 21, 21 से 31, 31 से आपका 41। वो कितना भी हो सकता है। 10 वर्ष का अंतराल हो सकता है, 15 वर्ष का अंतराल हो सकता है, 5 वर्ष का अंतराल हो सकता है, 1 वर्ष का अंतराल हो सकता है। किसी भी एक सर्टेन टाइम इंटरवल में जब क्या हो जाए, पॉपुलेशन में कुछ बदलाव हो जाए, उसको जनसंख्या ग्रोथ कहते हैं। वो जनसंख्या ग्रोथ सकारात्मक भी हो सकती है, वो जनसंख्या ग्रोथ नकारात्मक भी हो सकती है। दो प्रकार की होती है। या तो जनसंख्या बढ़ेगी और यह जनसंख्या घटेगी। भाई सिंपल सी बात है। दोनों में से एक ही काम होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी या जनसंख्या घट जाएगी। एक ही काम होगा दोनों में से। तो ध्यान दो एक बार। 4 प्रकार की जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि में एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। एक होती है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। एक होती है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। एक होती है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक जो जनसंख्या वृद्धि है ना, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि है, इसमें क्या होता है? देखो टोटल जब भी जन्म होगा तो प्लस होता है, जब भी मृत्यु होती है तो माइनस होता है। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो आप्रवास जुड़ता है। जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उत्प्रवास होता है। जैसे मैं मेरे संदर्भ में बात करूं तो मैं जब बिहार आया तो बिहार में मेरा आप्रवास हुआ। राजस्थान से मेरा उत्प्रवास हुआ, वहां से मैं आया, यहाँ पर मैं आके शामिल हुआ, ऐड हुआ। तो जहां से मैं आया हूं वहां से माइनस हो जाऊंगा, और जहां पर मैं आया हूं वहां पर प्लस हो जाऊंगा पॉपुलेशन में। ठीक है ना। इसकी पीडीएफ आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी कल। ठीक है ना। इसकी पीडीएफ, इसकी कल पीडीएफ मिल जाएगी, कोई बात नहीं। फॉरेस्ट की पीडीएफ मिलेगी तुम्हें? वन वाली, वन वाली पीडीएफ तो मिली होगी ना। अरे तो ये सब 26 में चेंज हो जाएगा। अरे तो ठीक है भाई, 26 में ना चेंज होगा। अभी तो पेपर 25 में आपको है ना। अभी तो पेपर 25 में है ना। है भाई, अभी तो 25 वाले पेपर में तो यही आएंगे ना। 26 का जो जनवरी में होने जा रहा है, ये नहीं करवाना ये।
वो आएगा तब आएगा, अभी छोड़ो उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से धनात्मक जनसंख्या कब होगी, धनात्मक जनसंख्या। और इसके में देखो आप कि टोटल जन्म कितना हुआ, मरे कितने। अब देखो धनात्मक दिखा रहा है तो अप्रवास होगा। ऋणात्मक जन्म कितने हुए, मृत्यु कितनी हुई, जन्म मृत्यु माइनस ऋणात्मक है ना, तो माइनस उत्प्रवास है। प्राकृतिक में क्या है, जन्म माइनस मृत्यु है, प्राकृतिक में जन्म माइनस मृत्यु है। ठीक है ना। वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, जो रियल या एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो कुल जन्म, कुल मृत्यु, कुल आय, कुल गए, मतलब आप्रवास प्लस माइनस उत्प्रवास, तमाम जोड़ दोगे तो ये आपकी वास्तविक जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है। अगला देखो, जनसंख्या वृद्धि आओ, पॉपुलेशन ग्रोथ पर आप आओ। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.5 रही, जो कुल जनसंख्या 102 करोड़ से 2011 में 121 करोड़ हो गई आपकी। देख रहे हो, बात को समझ रहे हो। अब बात को समझे कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.5%, 17.5%, जो आपकी बढ़कर के 102 करोड़ से और 121 करोड़ हो गई। ठीक है, ये कितनी जनसंख्या वृद्धि दिखाता है, तो ये दिखाता है 17.5% को दिखाता है, 17.5% दिखाता है। देखो आगे, सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्य और केंद्र प्रदेश कौन कौन से हैं? ये वाले। और एक आपका न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम। अरे यार, अवरोही नहीं आएगा ये आरोही आएगा, ये तो गड़बड़ हो गई। आरोही कर लेना, नोट्स में काट करके इसको आरोही कर लेना, है ना, आरोही कर लेना। वो क्या हुआ ना कि इसको कॉपी पेस्ट मारा था इधर, जोक का तो पेस्ट मारा था, तो मैंने करेक्शन करना भूल गया उधर। ठीक है, देखो एक बार, दादरा नगर हवेली भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है। दादरा नगर हवेली 55.9%, 55.9%, 55.9%, 55.9%। दमन दीव 53.8%, पुदुचेरी 28%, मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26%। तो देखो, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, मेघालय, अरुणाचल। बेटा सुनो, याद क्या करना है, याद दो चीजें कम से कम करनी है याद। एक तो याद करना है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, दादरा नगर हवेली 55.9%। दूसरा तीसरा चौथा भी याद कर लो, मत करो, कम से कम इसको जरूर याद रखना। दादरा नगर हवेली 55.9, और मेघालय, मेघालय 27.9, है ना, 27.9। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड, नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि -0.6%। जितनी जनसंख्या है उसका -0.6। नागालैंड में जितने लोग थे, मतलब अगर 1,000 लोग थे तो वहां पर 6 लोग कम हो गए वहां पर, -0.6। ये ध्यान रखना, सबसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र है कौन सा, नागालैंड है। ठीक है ना, तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, नागालैंड है। -0.6 इसकी वृद्धि दर रही। केरल 4.9, लक्षद्वीप 6.3, बहुत कम है, देखो आप नीचे दक्षिण में, है ना, अंडमान निकोबार 6.9, और गोवा 8.2 है। ठीक है ना, गोवा 8.2। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला मेघालय, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला नागालैंड। यूटी सबसे ज्यादा दादरा नगर हवेली, यूटी सबसे कम अंडमान निकोबार, नहीं सॉरी लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किसकी है, लक्षद्वीप की। सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत साक्ष में कौन आएगा, तो वनावरण प्रतिशत 91.33, मेघालय। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक साक्षरता वाला भी कौन सा है आपका, तो उसमें फिर आपका लक्षद्वीप ही आ जाएगा, यूटी में भी। देखो आप कितना आगे है लक्षद्वीप। अब हम आते हैं दूसरी बात के ऊपर, अब हम आते हैं लिंग अनुपात। ठीक है ना, अच्छा एक पॉइंट इस पे रह गया। देखो इसमें अब जिलों की बात आती है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, एक कुरुंग कुमे है, 111.01% है। कुरुंग कुमे 111.01%,
ये अरुणाचल का एक जिला है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कुरुंग कुमे, अरुणाचल का 111%। यनम 77.15 पुदुचेरी का दूसरा। न्यूनतम या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, लोंगलेंग जिला नागालैंड, -58.39। इंपोर्टेंट डेटा है चारों ही। और किफिरे जिला नागालैंड का -30.54। ये लोंगलेंग और -30.54। लोंगलेंग और केफिरे ये सबसे कम जनसंख्या वृद्धि माइनस पॉपुलेशन है इनकी। ठीक है ना? ये आपका कुल मिला करके एक आता है सिस्टम यहाँ तक का, है ना? यहाँ तक का आता है, यहाँ तक का आता है। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट प्लीज 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 प्लीज। उसको बोल, बच्चे को बोल, ऑपरेटर को बोल एक बार। हाँ मैं, एक आपके डेटा इसमें रह गया यार, इसमें वो देखता हूँ मैं। हाँ इसका है जनसंख्या में लिंग अनुपात का रह गया, लिंग अनुपात है ना, लिंग अनुपात। ये कल हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट है ना। ये इमेज लगा दो एक बार, ये वाला भेजा है आपको। और ये वाला पीडीएफ जो लास्ट का था ना कल का, मुझे भेज देना ना, अपलोड भी नहीं हुआ है वो एप्लीकेशन में। देखो बच्चा, देखो एक बात बताऊं आपको, प्रश्न आएंगे बिल्कुल मॉडरेट के आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। मैं कल भी आपको हिंट किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, है ना। अच्छा, लगाए इस पे, अभी जो भेजा था लगा दो। इस पे नहीं लगाओ, अगले पे लगाओ, नेक्स्ट पेज पे। रुको 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 रुको, हो गया हो गया हो गया। हम्म, देखो बेटा, इसमें देखो आगे, देखो अब आता है लिंग अनुपात। सेक्स रेशियो आता है,
लिंगानुपात आता है। आओ लिंगानुपात पर बात करते हैं। देखो 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था, जबकि 2001 में 933 था। सुनो, हम 933 से जनगण इसको लिंगानुपात को उठाकर 933 से 10 बढ़ाया हमने, और 10 बढ़ा करके हमारे, देखो ये वाला प्रश्न आता है कई बार कि इसमें कितनी वृद्धि हुई, तो जनसंख्या के लिंगानुपात में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, बढ़ा, और कितने से बढ़ा, 10 से बढ़ा। दूसरी बात होगी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य या फिर यूटी, राज्य भी हो सकते हैं यूटी भी हो सकते हैं इसमें। तो सर्वाधिक जनसंख्या लिंगानुपात वाले यूटी वाले अवरोही क्रम क्या है, तो देखो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का 1084 है, पुदुचेरी का 1037 है। देखो आपसे पूछे कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं जो या जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, तो 1084, 1037 केरल और पुदुचेरी है। कितने राज्य हैं, केवल एक है। सर्वाधिक वाला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है, तो पुदुचेरी आएगा। राज्य में फिर तीसरा तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ 991। तो केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। 20 बार रिवीजन करना होगा तब याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा, बता रहा हूँ। 20-25 बार रिवीजन करोगे तब याद होगा, पहले बता दिए। मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, कुछ भी, नथिंग, जीरो, कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, कोई हेल्प नहीं, नहीं कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ। मुझे सिर्फ बताना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से लिख के दे दूंगा बस मैं आपको, इसके अलावा मेरी कोई भूमिका नहीं है, ठीक है ना। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य और यूटी कौन से हैं, आरोही क्रम, दमन दीव 618, ये सब ध्यान रखना है इसका ना, इसका ध्यान रखना, दमन दीव का, दमन दीव का ध्यान रखना, दमन दीव का अच्छे से याद रखना। केरल का भी अच्छे से याद रखना, केरल का भी, ठीक है ना। दादरा नगर हवेली 774, चंडीगढ़ 818, हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889। हरियाणा, इसको याद रखना है, हरियाणा को याद रखना है, हरियाणा को याद रखना है भाई, हरियाणा को याद रखना है, ठीक है ना। हरियाणा, हरियाणा, ठीक है ना, ये याद रखना 879। और राज्यों में कौन सा है, दमन दीव। यूटी में सबसे ज्यादा किसका है, पुदुचेरी का है। यूटी में लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है, पुदुचेरी का है। केरल का 1084। अब एक आता है बाल लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है उसको उसको बोलते हैं बाल लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात बोलते हैं उसको। तो भारत में शिशु लिंगानुपात रहा बच्चों का, जी देखो, शिशु लिंगानुपात कह दो, बाल लिंगानुपात कह दो, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कह दो, चाइल्ड सेक्स रेशियो कह दो। यह लिंगानुपात 1951 में 975 था, 2 मिनट तक दो, 975 था, जो अभी वर्तमान में जनगणना 2011 के अनुसार 918 है। अब बात समझ रहे हो, 975 था भाई, कितना था, 975। 975 से हम कितने पे आ गए, 918 पे। 975 से और हम कितने पे आ गए, 918 पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये हो गया ना भाई, इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये हो गया ना कि हमने बाल लिंगानुपात, यही तो बच्चे बड़े बढ़ेंगे आगे जा करके। अरे जो बच्चे हैं यही ना आपके एक दिन वयस्क बनेंगे। अब लिटरेसी पर आते हैं, जनसंख्या की साक्षरता क्या है। भारत की औसत साक्षरता दर 74.04 है, 74.04 है औसत साक्षरता, जिसमें पुरुष 74 में से 82.14 है, और महिला साक्षरता 65 पॉइंट और आपकी 46 है। 65.46, महिलाएं 65% पढ़ी हैं, पुरुष 82%, दोनों मिला जुला के औसत रूप से कितने पढ़े हैं, 74% पढ़े हैं। ये सिस्टम है। साक्षर किसको कहेंगे, एक भाषा को पढ़ने, उस भाषा को लिखने और सामान्य आधारभूत गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटा गुणा भाग जो करना जानता हो, जो अपना नाम लिख सकता हो, कुछ भी कोई भी शब्द बोलो आप लिख दो, सरल शब्दों को साइन कर ले, अपना किताब अखबार दे दो पढ़ ले, ऐसा व्यक्ति जो है वो ऐसा व्यक्ति जो है वो ऐसा व्यक्ति ये ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, साक्षर। लेकिन 7 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र हो, या तो 7 वर्ष का हो या उससे ज्यादा उम्र हो। 6 वर्ष का बच्चा एक भाषा शानदार लिख सकता है, शानदार पढ़ सकता है, सब जोड़ घटा गुणा भाग सब कर सकता है, साक्षर नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, साक्षर नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर देखो आप इसमें सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य या यूनियन टेरिटरी, इनका अवरोही क्रम। तो केरल जो है, केरल 94%, लक्षद्वीप 91.8%। सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप ही है।
मिजोरम 91.3। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन है? मिजोरम ही है। गोवा, त्रिपुरा। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला यूटी है अवरोही क्रम। बिहार 61.8। अरुणाचल, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश, ये सबसे कम लिटरेसी वाले हैं। अब मैं आपको करंट अफेयर का अपडेट करवा दूं, ये करंट अफेयर अपडेट देख लो, इसमें था तो मैंने करवा दिया है, नहीं होता तो क्या करवाते बताओ। करंट अपडेट ये रहा अपना, इसमें देश का प्रथम पूर्ण साक्षर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। पूर्ण साक्षर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम, जिसकी साक्षरता 98.2% है। पूर्ण साक्षर वाला कौन सा है? 98.2 के साथ में आपका मिजोरम है। दूसरा आपका गोवा जो है, गोवा, गोवा आपका आ जाएगा, और ये गोवा आपका आएगा, गोवा जो है आपका ठीक है ना। देखो, तो गोवा 99.2, तो मिजोरम पूर्ण साक्षर, गोवा पूर्ण साक्षर, त्रिपुरा पूर्ण साक्षर, और हिमाचल प्रदेश भी पूर्ण साक्षरता 99.3 के साथ हिमाचल प्रदेश। तो गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला यूनियन टेरिटरी कौन है? लद्दाख, 97% इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, सॉरी लिटरेसी है, और 97 के साथ में ये आपका पहला यूटी था जो ये बना। पूर्ण साक्षर, डिजिटल साक्षर, देखो डिजी केरलम कार्यक्रम के अंतर्गत केरल भारत का प्रथम पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना, जिसकी शुरुआत 2021 में पुल्लमपारा पंचायत से हुई। पुल्लमपारा पहली पंचायत जो डिजिटल साक्षर है ना, वो डिजिटल साक्षर है। भारत की डिजिटल साक्षरता 38% है, वहीं केरल की कितनी? 99% है। एक कार्यक्रम चलाया था सरकार ने, उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस कार्यक्रम की अवधि 2022 से 27 तक। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वयस्कों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करना, पढ़ सके लिख सके, ये प्रदान करना। तो उल्लास जो है ये चलाया गया था, इसी के अंतर्गत जो है मिजोरम पहला क्या बना? आपका वो बन गया। आई कुछ बात समझ में? तो जनगणना ये मान के चलो लगभग 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 कंप्लीट हो गया। 20 मिनट और लगेंगे, 20 से 25 मिनट मुश्किल से। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, खनिज शुरू करेंगे कल। खनिज करेंगे, जो भी कुछ भी होगा वो देख लेंगे अपन। कल कोई भी एक जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है ना। कल स्टार्ट करेंगे अपने, मुझे लगता है परिवहन पढ़ा दूंगा मैं आपको, मुझे लग रहा है जहाँ तक परिवहन ज़्यादा बेटर रहेगा। कल परिवहन, और परिवहन लगभग खत्म हो जाएगा, कल बता दिया है। कल लगभग परिवहन कंप्लीट हो जाएगा, लगभग लगभग, है ना। नहीं, इसके पीडीएफ नहीं है मेरे पास, नहीं मैं कर देता और अभी भी, ठीक है ना। पीडीएफ नहीं है, आज इसको तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, फिर करवाते हैं पूरा, ठीक है। थैंक यू।